डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, हम उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, एक सच्चे राष्ट्र निर्माता। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि उनकी मौत, उनके वो आखिरी घंटे आज भी एक गहरे रहस्य में लिपटे हुए हैं। एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो इंसान जिसने भारत की किस्मत लिखी, उनकी अपनी कहानी का अंत कैसे हुआ? लगता तो यही है कि ये एक सीधा साधा सच होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सवाल हैं, बहुत सारे सवाल जो आज भी हवा में तैर रहे हैं, जिनका कोई जवाब नहीं मिला। और आज हम उन्हीं जवाबों की तलाश में निकलेंगे। लेकिन उस आखिरी दिन, उस रहस्य पर पहुंचने से पहले हमें उनके जीवन के अंतिम सालों को समझना होगा। देखिए, उनकी मृत्यु को समझने के लिए हमें उस दौर की उनकी जिंदगी को समझना जरूरी है। वो सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती नहीं थे, वो एक इंसान थे जो उस वक्त अपनी जिंदगी की कुछ सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे थे, सार्वजनिक भी और निजी भी। जरा उनके दिमाग के बारे में सोचिए। हम यहाँ किसी आम राजनेता की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बौद्धिक पावर हाउस थे, मतलब 4 पीएचडी। सोचकर देखिए, उनकी पूरी जिंदगी ज्ञान की एक अथक खोज थी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, दबे कुचले लोगों के हक के लिए लड़ना। पर यहाँ एक दुखद विडंबना थी। ये जो इतना शानदार, इतना ताकतवर दिमाग था, वो एक ऐसे शरीर में कैद था जो लगातार साथ छोड़ रहा था। मतलब लगातार। हम यहाँ कई गंभीर लाइलाज बीमारियों की बात कर रहे हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर को तोड़ देने वाला गठिया, मतलब ना खत्म होने वाले पुराने दर्द से भरी एक जिंदगी। और हालात को और भी मुश्किल बनाने वाली बात यह थी कि इस लड़ाई में वो काफी हद तक अकेले थे। उनकी पहली पत्नी रमाबाई का निधन 1935 में ही हो चुका था। तो जरा सोचिए, एक तरफ कीर्ति सेहत, दूसरी तरफ एक नए देश का संविधान बनाने का पहाड़ जैसा काम, और इन सब के बीच एक गहरा निजी अकेलापन। और इसी अकेलेपन और देखभाल की जरूरत ने उन्हें दूसरी शादी की तरफ धकेला। 1948 में उन्होंने डॉक्टर शारदा से शादी की, जिन्हें वो बाद में सविता कहने लगे। और देखिए, वो अपने कारणों को लेकर बहुत स्पष्ट थे। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, ये शादी मोहब्बत से ज्यादा एक जरूरत थी, एक तरीका था कि कोई उनकी देखभाल कर सके और समाज में किसी तरह की बातें भी ना बने। ठीक है, तो इस पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए अब सीधे उस दिन पर चलते हैं जब सब कुछ बदल गया। 5 दिसंबर 1956। अब हम घटनाओं के आधिकारिक संस्करण को देखेंगे, वो कहानी जो हमें बताई गई है, जो खासतौर पर उनकी पत्नी सविता के उन आखिरी 24 घंटों के विस्तृत ब्यौरे पर आधारित है। तो आधिकारिक कहानी के हिसाब से उनका दिन बहुत ही सामान्य तरीके से शुरू हुआ। सुबह 8:30 बजे उठे, अपनी पत्नी के साथ चाय नाश्ता किया। सुबह का वक्त अखबार पढ़ने और दवाइयां लेने में गुजरा, एक बिल्कुल आम दिन की तरह। फिर शाम को रात 8 बजे वो जैन भिक्षुओं के एक ग्रुप से मिले। हल्के फुल्के डिनर के बाद वो अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा के साथ अपने कमरे में चले गए। ऊपर से देखने पर सब कुछ एकदम सामान्य लगता है, लगभग शांत। लेकिन वो शांति अगली सुबह टूट गई। 6 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे जब सविता उन्हें जगाने गईं, तो उन्होंने पाया कि बाबा साहेब नींद में ही दुनिया को अलविदा कह चुके थे। ये खबर पूरे भारत पर एक बिजली की तरह गिरी। पूरा देश स्तब्ध रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, एक दूसरी ही कहानी उभरने लगी, एक ज्यादा सनसनीखेज कहानी जिसने हर चीज पर सवालिया निशान लगा दिया। और यही इस पूरे रहस्य का केंद्र है। एक तरफ है आधिकारिक कहानी कि उनकी मृत्यु कई गंभीर बीमारियों की वजह से शांति से हुई, लेकिन दूसरी तरफ आरोपों का एक तूफान खड़ा हो रहा था। और इल्जाम क्या था? कि ये कोई स्वाभाविक मौत नहीं थी, ये एक साजिश थी, और इसके केंद्र में थी उनकी अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर। इस आग को हवा उन अनुयायियों ने दी जिन्हें लगता था कि सविता जी ने उन्हें उनके नेता से दूर कर दिया था। ये विवाद इतना बढ़ गया, आरोप इतने गंभीर हो गए कि सरकार को दखल देना ही पड़ा। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद डॉक्टर अम्बेडकर की मौत के हालातों की एक औपचारिक जांच के आदेश दिए। तो एक सरकारी जांच हुई, पर उसका नतीजा क्या निकला? सच कहें तो कुछ भी नहीं। जांच उनकी जानी पहचानी बीमारियों के अलावा मौत का कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पाई। और सबसे अहम बात, सविता अम्बेडकर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। तो आधिकारिक तौर पर यह रहस्य अनसुलझा ही रह गया, और इसने दशकों तक चलने वाली बहस और अटकलों के लिए दरवाजे खुले छोड़ दिए।
तो हो सकता है कि उनकी मौत का रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझ ही ना पाए। लेकिन शायद ये सबसे ज़रूरी सवाल है भी नहीं। असली कहानी ये नहीं है कि वो कैसे मरे, बल्कि ये है कि वो किस लिए जिए। और उनकी वो विरासत आज भी जिंदा है, और शायद पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने अपने लोगों के लिए एक सीधा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मंत्र छोड़ा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके बारे में सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सामाजिक बदलाव और सशक्तिकरण का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा आवाहन जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है, क्या किसी नेता की मौत से जुड़ा रहस्य उनके जीवन भर के काम की ताकत को कम कर सकता है? आखिर में उनकी मृत्यु का कैसे शायद इतिहास का एक सवाल बनकर रह जाए, लेकिन उनके जीवन का क्यों, यानी समानता और न्याय के लिए उनका अथक संघर्ष, वो एक ऐसी विरासत है जो इस देश की आत्मा में हमेशा के लिए बस चुकी है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी रहस्य कभी फीका नहीं कर सकता।